लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हमने एप्लीकेशंस वाला पार्ट कवर किया था आप लोगों के इंडक्टिव इफ़ेक्ट का। तो आज की जो हम लोगों की क्लास है, इस क्लास का टॉपिक ये रहेगा कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, उस इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन की हम लोगों को एप्लीकेशन वाला पार्ट स्टडी करना है। एक बात याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर एप्लीकेशन वाला पार्ट स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है तुमको यही नहीं पता है और तुम उसके एप्लीकेशंस पढ़ने बैठ रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कैलकुलेट कैसे करते हैं इस केस में ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये वो कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो तुमको अगर नहीं आएंगी तो तुमको अभी इस क्लास में बैठ के प्रवचन सुनने का एक ढेला भर का फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग डायरेक्ट उसके एप्लीकेशंस वाले पार्ट में मूव करेंगे। कोई भी प्रीवियस रिकॉल मैं नहीं करवाने वाली हूँ, ये रिकॉल करने वाला काम तुम्हारा है। इसको रिकॉल करके एटलीस्ट रखो, इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला कंसेप्ट, हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से या फिर जो हमारे पास कंसेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, इस हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट की मदद से आप स्टेबिलिटीज बता सकते हो। किसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो? आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हो और आप स्टेबिलिटी बता सकते किसकी? फ्री रेडिकल्स की। ठीक है। जो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं लाइक कार्बोकैटायन और जो दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है आपके पास फ्री रेडिकल, इन दोनों की स्टेबिलिटीज आप बता सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी स्टेबिलिटी आप लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करता है, दैट इज आपके अल्कीन्स। इन तीनों की स्टेबिलिटीज के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इवन हाइपर कॉन्जुगेशन जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त कितना आसान लगता है कि अरे वाह कितना प्यारा सवाल है, बस क्वेश्चन में अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं और आंसर लिख देना है। बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ लिया जाता है, जब रिएक्शंस में एक्चुअल में इसको अप्लाई करने की बारी आती है, तब हम लोग थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, एक बात हमेशा याद रखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर फ्री रेडिकल, जब ये दोनों हैं, इसके लिए कोई मैं अलग से लॉजिक नहीं पढ़ाऊंगी, ये आप लोगों के कहने के लिए अलग टॉपिक है, बट बेसिकली ये जो चीज़ है ये कैसी है, आपकी सेम थिंग है। ठीक है। सेम थिंग का मतलब जो रूल्स कार्बोकैटायन के लिए अप्लाई होंगे वही सेम रूल्स आपके फ्री रेडिकल के लिए भी अप्लाई होंगे। ठीक है। अच्छा, कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे गिनते हैं ये सिखाया गया है हाइपर कॉन्जुगेशन के वीडियो में। अल्कीन्स में अल्फा हाइड्रोजन कैसे गिनते हैं ये भी सिखाया गया है आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आप अल्कीन के लिए पढ़ो, चाहे कार्बोकैटायन के लिए पढ़ो, या फिर आप चाहे उसको फ्री रेडिकल्स के लिए पढ़ो, आप लोगों की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी चीज़ के जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो सिंपल सा ये होता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स रहेंगे, ठीक है, आप लोगों की वो पर्टिकुलर स्पीशीज उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। मतलब अगर मैं दो स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर कर रही हूँ कि इनमें से कौन सी स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले उन दोनों स्पीशीज में उनका क्या काउंट कर लेना चाहिए, उनके अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अब हमने लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़कर रखा हुआ है, तो उसमें भी हमने कुछ पॉइंट सीखे थे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पॉइंट सीखा था कि अगर कार्बोकैटायन दिखे तो ये चेक करना कि आजू बाजू कहीं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप तो ना है। अगर डोनेटिंग है तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को मैं फिर चेक कैसे करूं, मतलब इंडक्टिव के अकॉर्डिंग चेक करूं कि मैं उसको क्या कहते हैं आप लोगों के हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग चेक करूं। क्योंकि कई केसेस में हो सकता है कि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाला हुआ आंसर सेम आए, बट ये गलत है। आप ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते कि अगर कोई चीज़ इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबल है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग भी स्टेबल होगी। हो सकता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग अनस्टेबल हो। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से फैक्टर को प्रायोरिटी देनी है और कौन से फैक्टर को नहीं?
तो इसके लिए आपको रूल नंबर 2 याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। क्या है आपका? ए का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एरोमेटिक। अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक रिंग वाला स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो आप ये कहोगे कि हाँ वो मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। अच्छा, उसके बाद आता है आप लोगों का दूसरा वर्ड एस, जहाँ पे एस का मतलब होता है सेम इक्वल नंबर ऑफ, आपके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल के इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए तो। तीसरा उसके बाद जो फैक्टर आता है वो आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा वाला फैक्टर आता है आप लोगों का? रेजोनेंस। और फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आता है इंडक्टिव। मतलब अगर मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है एज वेल एज वो इंडक्टिव भी शो कर रहा है, तो आप आंसर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे? आप आंसर डिसाइड करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ केसेस में ये रूल फॉलो ना हो। ठीक है, वैसे जिन केसेस में ये रूल फॉलो नहीं होता है वो बातचीत इलॉजिकल नहीं होती, वो बातचीत लॉजिकल होती है। बट क्यों वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उसका रीजन लॉजिकल होता है बहुत, बट फिर भी हम लोग उसको एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में डालते हैं। वो मैं इस क्लास के एंडिंग में बता दूंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगेन 2 लोगों को डाउट होगा कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस में आप कैसे उनको अलग अलग लिख रहे हो? दो तो सेम ही फेनोमेनॉन है। बिल्कुल, बट मैं यहाँ पे मेसोमेरिक यहाँ पे क्या लिख रही हूँ कि ऐसी कंजुगेशन जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब ऐसी कॉन्जुगेशन जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो रही है। और रेजोनेंस का मतलब सिंपल कॉन्जुगेशन। ठीक है, मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल, लोन पेयर, इस तरीके की चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि एक सिंपल कॉन्जुगेशन। ठीक है, जिसमें कोई भी आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। क्लियर है? तो ये रूल है जो तुमको याद रखना है। बेसिकली इवन इस पॉइंट को भी कोई उतना खास याद रखना नहीं है, ये आप लोगों के उतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बट हाँ, ये ऑर्डर तुम्हें याद होना चाहिए, AMRHCI। ठीक है, एरोमेटिक, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। अब हम लोग मूव करते हैं डायरेक्ट सवालों से। इसमें अलग से बताने लायक कोई चीज है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है CH3 पॉजिटिव, उसके बाद दिया है CH3 CH2 पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ पर आ गया है CH3 CH पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ आ गया है CH3, और ये मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। राइट, ओके। अब तुमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बोकैटायन देखते बराबर एक इंसान की बत्ती ऐसे जलती है कि अरे हाँ, इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा लेते हैं। तो यार भले ही यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तुम लगा सकते हो, बट तुम याद रखना हर अल्काइल ग्रुप या हर कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। तो अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है तो आपको सबसे पहले वहां पे किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं आपको ये काउंटिंग करवा लेनी चाहिए। तो पहले वाले में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, दूसरे वाले में 3, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 9। और एक बहुत ही सिंपल सा आप लोगों का नियम है, वो क्या बताओ कि जितने ज्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स रहेंगे उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की क्या रहेगी? स्टेबिलिटी रहेगी। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में से सबसे स्टेबल कौन है, सो आंसर वुड बी डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। अगर मैं इसको अपना मॉलिक्यूल डी मान लूं तो इसको डी, और अगर इसको ए, ऐसे अगर हम लोग माने तो। ठीक है, तो जब भी आपको कोई कार्बोकैटायन दिया जाए तो इंडक्टिव लगाना है, ये बात में तो कोई डाउट नहीं है। बट इंडक्टिव लगाने से पहले आपको ये सोचना है कि अच्छा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकती है क्या, क्योंकि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रही होगी तो आपको अपनी पूरा दिमाग, आपको अपनी पूरी नजर किसके अकॉर्डिंग चलानी है? हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग चलानी है। जैसे कि इस सवाल पर देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखो, ये आप लोगों के पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ऊपर में मैंने CH2 पॉजिटिव डाल दिया, यहाँ पे आ गया आपका CH3, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे आ गया आपके पास CH2 पॉजिटिव, और मैंने यहाँ पे कर दिया CD3 ड्यूटेरियम, और उसके बाद ये आप लोगों की बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ऊपर में CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया CT3। अब इस सवाल को अपना वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में मार्क करके रखना, इससे हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट ये है, बहुत ही सिंपल सा, सादा सा, सोबर सा। कल वैसे यही सेम कंसेप्ट मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें भी सिखाया है। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने तुमको क्या सिखाया था
कि जो ट्रीटियम होता है और ड्यूटेरियम होता है और जो हाइड्रोजन होता है, इन तीनों में अगर कोई तुमसे पूछे कि किसकी इंडक्टिव पावर बहुत अच्छी है, तो तुम क्या जवाब दोगे कि किसकी इंडक्टिव पावर बहुत अच्छी है? आपके ट्रीटियम की। अब कई स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वर्ड को अपने दिल से इतना लगा लेते हैं, उनको इतना अच्छा लगने लगता है ये वर्ड, कि वो यही सेम लॉजिक हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट के जैसे ट्रीटियम ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपका जो ट्रीटियम होता है वो सबसे पुअर या फिर कह सकते हो सबसे वर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। मतलब माना कि इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 ड्यूटेरियम है, इसके पास भी 3 ट्रीटियम है, 3 3 3 अल्फा कंडीशन सबके पास 3 है, बट द फैक्ट इज कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पुअर इफेक्ट देता है। ऐसा क्यों, वो पुअर इफेक्ट क्यों देता है उस पर बातचीत करते हैं, बट वो सबसे पुअर इफेक्ट देता है। तो ऐसे केस में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि जो 3 मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए थे, इस 3 मॉलिक्यूल्स को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का सिंपल नियम क्या होता है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ तो तीनों के पास ही सेम अल्फा हाइड्रोजन हैं, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्रीटियम है। तो आपको क्या फैक्ट याद रखना है, आपको सिंपल सी एक फैक्ट बात याद रखनी है, वो क्या, कि ट्रीटियम सबसे वर्स्ट आपका शो करता है। तो ऐसे केस में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सबसे अच्छा, बी उससे कम और सी सबसे ही कम। अब लेकिन बातचीत यहाँ पे ये उठती है कि आखिर क्यों आपका जो ट्रीटियम है वो इतना गंदा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। बल्कि जब हम लोग इस सेम ट्रीटियम की बात इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान कर रहे थे तो हमने इस ट्रीटियम को बहुत ज्यादा इज्जत दी थी कि अरे वाह ट्रीटियम, तुम तो बहुत ही अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हो। ऐसा क्यों? बिकॉज आप लोगों का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में हो क्या रहा है, वी आर ब्रेकिंग बॉन्ड्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। कौन से वाले बॉन्ड्स को तोड़ते हैं? ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ठीक है, कार्बन या ड्यूटेरियम के बॉन्ड को तोड़ा जाता है, कार्बन या ट्रीटियम के बॉन्ड को तोड़ा जाता है। और जब वो बॉन्ड टूटता है, ठीक है, एंड देन वी सप्लाई दोज इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड के टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम सप्लाई कर देते हैं कहाँ पे, कार्बोकैटायन में। कहाँ सप्लाई कर देते हैं उसको, कार्बोकैटायन में। इसी को तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं ना। लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाए हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम और कार्बन ट्रीटियम में से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है आपके इसकी। अगर किसी को बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इसको तोड़ पाना डिफिकल्ट है। अगर आप इसको डिफिकल्टली, इसका ब्रेकडाउन कैसा है, डिफिकल्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन डिफिकल्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली क्या नहीं हो रहे हैं, बताओ, प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी काफी क्या हो जाएगी, बाकियों के कंपेयर में स्लो हो जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट में कभी भी हमको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना होता था, बट बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में हमको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है। और क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है और कार्बन और ट्रीटियम का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रेंथफुल वाला बॉन्ड होता है, इसकी वजह से वो जब टूटता है तो उसके टूटने के लिए समय लगता है, और समय लगता है इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसको चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कॉज पे तुम्हें भूलना नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। लेकिन अगर मैं सेम इसी ऑर्डर की बात करूं किसके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए चीज देखो ये वाला ऑर्डर फॉलो करती है, ये वाला ऑर्डर। ठीक है, आपका हाइड्रोजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्यूट्रियम, एज कंपेयर टू व्हाट, आप लोगों का ट्रीटियम। ठीक है, क्या है बात समझ में आ रही है? ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब जैसे मान लेते हैं तुम लोगों के पास ये एक रिंग दी हुई है, इसके ऊपर में आ गया CH2 पॉजिटिव, यहाँ नीचे में आ गया CH3। आपके पास एक दूसरी रिंग दी हुई है, यहाँ पे आ गया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया CH2 CH3। यहाँ पे आपके पास एक तीसरी रिंग दी हुई है,
तीसरे रिंग में यहाँ पे आ गया CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब ऐसे ही एक और। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि इसको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो एक स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले पता है क्या जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा जाता है। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अरेंज करूं तो इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है, ये एक कार्बन। यहाँ पे सेकेंड केस में इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले कितने ग्रुप्स हैं? 2। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3। बेसिकली ये इस कार्बन को देंगे, ये इस कार्बन को देंगे, और ये कार्बन अपना सबका मिलाकर नेट ऊपर वाले जगह सप्लाई करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिल रहे हैं? आप लोगों के आखिरी वाले स्ट्रक्चर को मिल रहे हैं। बट एज यू नो कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को देते हैं। तो ऐसे केस में इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग दीज 4 स्ट्रक्चर्स, तो सबसे पहले आप वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो जैसे ही तुम अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे तो तुम ये देखोगे स्ट्रक्चर नंबर 1 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करें तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में ये आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें भी मैं तुमको बता दूं, कई स्टूडेंट्स इसको अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, इसको। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन क्या होती है। क्या होती है बताओ? sp2 कार्बन के बाजू में जो sp3 कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये जो है ना, ये आप लोगों का sp3 कार्बन नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट डबल सिंगल की वजह से वो आपका sp3 नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फिर sp3 किसको मानते हैं? जैसे अगर मान लो ये डबल बॉन्ड है, मान लो कि ये डबल बॉन्ड है, तो अगर ये sp2 है तो ये उसके बाजू वाला sp3, ये होता है आपकी अल्फा पोजीशन। ठीक है, अच्छा इस वाले में कितने होंगे? यहाँ पे 2 अल्फा। क्यों मैडम 2 अल्फा? क्यों? क्योंकि सिर्फ इसको काउंट किया जाता है। अगर 50 कार्बन जुड़े हैं तो सबके sp3 को काउंट नहीं करते। यहाँ पे भी सिर्फ 1 अल्फा। ठीक है, और यहाँ तो बेचारे के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की नज़र से देखूं तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त अल्फा हाइड्रोजन में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और सिंस क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन में कमी आ रही है तो बताओ क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर नंबर ए है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, बी से ज़्यादा स्टेबल, मतलब ये ऑर्डर फॉलो हो जाएगा ए। तो जब भी कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल्स को देखो तो तुरंत तुम्हारी बत्ती क्या जलनी चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे याद रखना, गलतियां होती हैं बट गलतियों को मतलब रिपीट नहीं करना है बार बार। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ एक स्टूडेंट बार बार 50 बार बताने के बावजूद भी क्या करता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो इंडक्टिव को इंपॉर्टेंस दे देता है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स के लिए मुझे तुम्हें अलग से कोई क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जो जो नियम आप लोगों का कौन फॉलो करता है? बोलो, जो जो नियम आप लोगों का कौन फॉलो करता है? बताओ, आप लोगों का कार्बोकैटायन फॉलो करता है, वही सारे नियम आपके फ्री रेडिकल्स भी फॉलो करते हैं। तो अगर आपको एक फ्री रेडिकल दिया है तो उससे घबराना नहीं है, उसको ट्रीट करो किसके जैसे? एक आपके कार्बोकैटायन के जैसे। और जिस तरीके से कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन निकालते थे, सिमिलरली बाकियों में भी आप अल्फा हाइड्रोजन निकालो। तो यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 9। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का? बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका D, फिर C, फिर B और फिर A, ये हो जाएगा आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। समझ में आ रही बात कैसे? ठीक है, क्लियर है वाली चीज़? बस खत्म। कितनी आसान सी कहानी है। तो एक्चुअली फ्री रेडिकल्स की और आपके कार्बोकैटायंस की, इन दोनों की स्टेबिलिटीज हम लोग बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। किसमें? आप लोगों के हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। और बहुत ही अच्छा आपको ये क्या देता है? रिजल्ट भी देता है। इसके अलावा अभी जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग क्या डाली? कार्बोकैटायन। ठीक है, ये पहली हेडिंग डाली मैंने, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल्स। तो क्या हम लोग अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को भी जज कर सकते हैं? क्या कहते हैं आप लोगों के हाइपर कॉन्जुगेशन वाले इफेक्ट के बेसिस पर? बिल्कुल, आप हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को भी जज कर सकते हो। इवन अभी हम लोग आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, उस एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, ठीक है, सेटजेफ, ये सब सीखेंगे। तो वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेटजेफ में तो और हॉफमैन रूल करके 1-2 रूल्स आएंगे, वहां तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। याद रखना सेटजेफ रूल को, और आपका जो हॉफमैन रूल होता है उसको पूरा पढ़ाई उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। बुक्स में यूजुअली लिखा नहीं होता है कि सेटजेफ और हॉफमैन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व करेंगे, बट वो वही होता है, ठीक है। पूरा जो उसका डेरिवेशन होता है, जो पूरा उसका लॉजिक होता है, वो पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन के अराउंड ही घूमता है। जिसको वो लॉजिक पता है, जिसने वो लॉजिक याद रखा है, उसको कभी सेटजेफ और कभी हॉफमैन के प्रोडक्ट्स बनाने में गड़बड़ नहीं होती, और जो बुकिश लैंग्वेज रटता है उसको हमेशा गड़बड़ होती है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अल्कीन। देखो अल्कीन के मैं 50 ठोक अलग अलग एग्जाम्पल नहीं लूंगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी ईजी है, इतनी ईजी है कि इसमें मेरे को 50 एग्जाम्पल लेकर तुम्हारा और अपना खुद का समय बर्बाद नहीं करना है। 1-2 एग्जाम्पल बहुत सफिशिएंट है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है इस टॉपिक को समझाने के लिए, ठीक है। देखो मान लेते हैं तुम्हारे पास एक क्या कहते हैं अल्कीन है। किस टाइप की अल्कीन की बातचीत चल रही है यहाँ पे, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पहले मैंने 3 अल्कीन्स दी, और 3 नहीं, चलो एक बार में सारी ही अल्कीन्स ले लो। जैसे H हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये पहली अल्कीन है आपके पास, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर कौन सी आ गई, मैंने यहाँ पे कर दिया CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पे H। उसके बाद यहाँ पे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका H। उसके बाद CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अच्छा यहाँ पे CH3 मत करो, यहाँ पे H और H कर दो, ये H और ये H, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लगा ली 3 CH3, ठीक है। अच्छा अब एक चौथा मतलब छठवां केस ले लेते हैं कि आजू बाजू हर जगह बोलो क्या है आप लोगों के सारी ही CH3 है। और एक और यहाँ पे केस पॉसिबल है, छठवां केस, उसको मैंने लिखा नहीं है क्या, आई थिंक उसको मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं, एक केस मेरे से रह रहा है। कौन सा केस रह रहा है, फटाफट उसको ढूंढो। पहला और दूसरा केस तो मैंने बराबर लिखा है, उसके बाद ठीक है इसमें सिस और ट्रांस वाला भी लिखा है, और उसके बाद आपका ठीक है लिख दिया है। ओके एक केस इसमें छूट रहा है, क्योंकि टोटल 6 केसेस बनते हैं, 7 केसेस बनते हैं। ओके ओके दिख गया। कौन सा केस छूट रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। अब तुम्हें इन सारे सेट्स को अरेंज करना है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, करो, बहुत ईजी है। अल्फा हाइड्रोजन गिनो, अल्कीन्स में अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे गिनते हैं, ये चीज़ आपको सिखाई गई है हाइपर कॉन्जुगेशन के ही वीडियो में। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई जस्ट डोंट नो कि तुम्हें अभी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने पता नहीं कैसे आएगा, तो वो पहले देखो अगर नहीं आता है तो अगर मैं शॉर्ट में अभी तुमको सिखाना चाहूँ तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड जिस कार्बन के अक्रॉस दिखता है उसको अपना सिस्टम मान लेते हैं, और उस सिस्टम के आजू बाजू चेक करते हैं क्या कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है क्या, क्योंकि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है ना, उसके पास जितने हाइड्रोजन्स होते हैं वही हाइड्रोजन्स बेसिकली आप लोगों के क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा तो अभी पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं तो वहां तो कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही नहीं है, और वहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ओके। अच्छा अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानकर चलूं तो इसके आजू बाजू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किधर है, ये आप लोगों का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आप लोगों को, 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। ऐसे करते करते मैं बाकी जगह अल्फा हाइड्रोजन गिन लेती हूँ। तो यहाँ हो गए 6, यहाँ पे हो गए 6, यहाँ पे हो गए 9, यहाँ पे हो गए 12, और यहाँ पे हो गए अगेन आपके पास कितने, 6। तो अगर मुझे कोई स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करने को कहे तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को किस प्रकार से अरेंज करने वाली हूँ बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का ऐसा अल्कीन ले लेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, आपके दिख रहा है, इसको नाम कर दो, इसको दे दो A, इसको दे दो B, इसको दे दो C, इसको दे दो D, इसको दे दो E, इसको दे दो F और नीचे वाले को G।
तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? F के पास है, उसके बाद E के पास है। तो F और उसके बाद E, ये तो ऑर्डर रहेगा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ये 0 और 3 वाला, यानी कि A आपका सबसे लीस्ट स्टेबल है और B उससे ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो दिक्कत आती है इन 3 लोगों के बीच में। किन के बीच में दिक्कत आने वाली है? आपको यहाँ आप चेक करो कितने आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको 6। बाजू वाले में आप चेक करो, यहाँ आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं 6। और एक उसके बाद नीचे में भी एक केस है, आप इसको भी अच्छे से देखो, इसमें आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 6। अब तो तीनों में ही यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिलहाल के लिए मैं तुमको ये ऑर्डर बता देती हूँ कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है ना, क्योंकि 6 सब में सेम अल्फा हाइड्रोजन है, इट डजंट मीन्स कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग सबकी स्टेबिलिटी इक्वल हो जाएगी या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले मैं ऑर्डर बता देती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो याद रखना, अभी आपको उन 6 लोगों को अरेंज करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये वाला जो आपके पास अल्कीन दिया है, इस अल्कीन को हम लोग कहते हैं ट्रांस अल्कीन, क्योंकि इसका एक CH3 कहाँ है? बोलो, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। आपको जो मैंने नीचे G में दिया है, इसको हम लोग कौन सा अल्कीन कहते हैं? इसको हम लोग सिस अल्कीन कहते हैं। अब तुम में से कई लोगों का डाउट होगा कि मैडम सिस तो आप इसको भी कह सकते हो, ये देखो इसको भी आप सिस कह सकते हो। आई डू एग्री कि आप इसको भी सिस कह सकते हो, बट इसको सिस नहीं कहना। सिस कैसा है? एक दो अलग अलग कार्बन पे आपके ग्रुप अटैच होने चाहिए। ये देखो, ये वाला CH3 एक कार्बन पे, ये वाला CH3 दूसरे कार्बन पे, बट यहाँ पे तो ये दोनों CH3 तो सेम ही साइड में है ना। यहाँ पे तो ये दोनों CH3 आपके सेम ही साइड में है। तो अभी तुम लोगों को जब IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाया था, तो वहाँ पे जिमिनल आप लोगों का क्या कहते हैं और विसिनल, ये 2 वर्ड्स तुमको सिखाए थे। भूल गए हो तो जाकर देख लेना। ये आप लोगों का कौन है बताओ? जिमिनल है। तो बेसिकली ये 3 है। क्या है आपके पास? सिस है, ट्रांस है और जिमिनल है। तो सिस, ट्रांस और जिमिनल में जो ऑर्डर फॉलो होता है ना, वो ये होता है। क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं सिस, ट्रांस और जिमिनल? इन तीनों में जिमिनल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस, और सिस से ज्यादा से मतलब सबसे लीस्ट कौन होता है? ट्रांस। ये उनका ऑर्डर होता है। अगर मैं इसको एज अ रट्टा मार लूं तो इसके अकॉर्डिंग जिमिनल कहाँ पर है? आपके स्ट्रक्चर नंबर D पर है, तो D आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इसके अकॉर्डिंग सिस कहाँ पर है? स्ट्रक्चर नंबर C पर, सॉरी स्ट्रक्चर नंबर G में है, तो वो उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा। और उसके बाद फिर सबसे लीस्ट में इन तीनों में कौन आ जाएगा? आपका ट्रांस। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, पहले आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिए। अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आप जितना अरेंज कर सकते थे आपने उतना अरेंज कर लिया, बट जिनके इसमें आपको सेम अल्फा ना हाइड्रोजन मिल गए हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वहां पे उनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी सेम होंगे और उनकी स्टेबिलिटी भी सेम होगी। आप उनको देखोगे कि उनमें सिस कौन है, जिमिनल कौन है, ट्रांस कौन है, और जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑर्डर याद करोगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब बात ये आती है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का आखिर ऐसा रीजन क्या है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आप लोगों का जिमिनल, सिस और ट्रांस ऐसा क्यों हुआ? तो इसको हम लोग ना जब तक थोड़ा सा अपने पेन वेन चलाएंगे नहीं, हमको ये चीज समझ में आएगी नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा पेन चलाते हैं और तीनों स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले आपने उन तीनों स्ट्रक्चर्स को अपने आजू बाजू कैसा है बना लो। जैसे इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। CH3 है, मैंने CH2 करके रखा है हर जगह, ये CH3 है। CH3, इधर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर C। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया लगता कहीं। रुको। ओ माय गॉड, सॉरी, हाँ मैंने ये ऑर्डर उल्टा लिख दिया, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। जेमिनल, उसके बाद ट्रांस और उसके बाद सिस। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस है यानी कि G, ये यहाँ G नहीं आएगा, यहाँ C आएगा और यहाँ पे G आएगा। सॉरी, ये गलती हो गई मुझसे। ठीक है, अच्छा हुआ टाइम पे गलती दिख भी गई। ठीक है, EFG नहीं, GC, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, अब ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक CH3 का ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 का ग्रुप है। ये जो दोनों के दोनों CH3 ग्रुप्स हैं, ये दोनों CH3 ग्रुप्स कैसे हैं? एडजेसेंट है एक दूसरे के, एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या ये बात समझ में आती है?
अब एडजेसेंट टू ईच अदर होने से क्या होता है, इस पहले वाले CH3 का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ फर्स्ट CH3, ठीक है, फर्स्ट वाला जो CH3 ग्रुप है वो इंटरफेयर करने लगता है, किसके साथ इंटरफेयर करने लगता है, विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर CH3, ठीक है, जो दूसरा वाला CH3 है, सेकेंड CH3, उसके साथ ये इंटरफेयर करता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं तो तुम तो समझते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में अगर मान लेते हैं इंटरैक्ट करेंगे तो डोंट यू थिंक वहाँ पे एक रिपल्शन क्रिएट होगा, वहाँ पे एक वेंडरवॉल रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। और जब जब रिपल्शन क्रिएट होता है तो रिपल्शन क्या करता है, सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। याद रखना, जो अट्रैक्शन होता है, अगर दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं तो उन दोनों के बीच की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, और जब रिपल्शन होता है तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर एनर्जी बढ़ गई तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब बाजू में जो मैंने ट्रांसफॉर्म बना के रखा है, ट्रांसफॉर्म में देखो आपका जो एक ग्रुप है, ठीक है, आपका जो एक ग्रुप है वो एक इस तरफ है और यहाँ पे एक ग्रुप एग्जैक्टली 180 डिग्री पे एक दूसरे से अलग है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप लोगों का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन। अब अगर यहाँ पे रिपल्शन ही नहीं है और बाजू वाले में रिपल्शन है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बाजू वाला यानी कि सिस, उसकी एनर्जी ट्रांस के मुकाबले कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए स्टेबिलिटी कम है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि भले ही दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, लेकिन जो सिस वाला है उसमें क्या हो चुका है, रिपल्शन है, इसीलिए सिस और ट्रांस के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस। बट अब अगेन बात आ जाती है कि अगर मान लेते हैं आपको फर्स्ट और इस थर्ड को आपस में कंपेयर करना रहता तो, ठीक है, क्योंकि ये तो रूल आउट हो गया ना कि जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है यानी कि सिर्फ वो आखिरी में आएगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन है, ठीक है, ओके। अब लेकिन बात ये आती है कि मैडम अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे तो क्या, तो मैक्सिमम लोगों की देखो गलती क्या होती है, मैक्सिमम लोगों की गलती, मैं यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट लिखा के दे रही हूँ। मिस्टेक पॉइंट में वो लोग ये करते हैं, वो यही सेम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ये जो मैंने अभी बताया ना, यही सेम कंसेप्ट ऑफ रिपल्शन, सेम कंसेप्ट ऑफ रिपल्शन वो किस में अप्लाई कर देते हैं बताओ, रिपल्शन का किस में अप्लाई कर देते हैं, बिटवीन जिमिनल एंड ट्रांस, वो जिमिनल और ट्रांस के बीच में। उनका लॉजिक पता है क्या चलता है, उनका लॉजिक ये चलता है कि ये वाला CH3 और ये वाला CH3 भी तो एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो अगर ये वाला CH3 और अगर ये वाला CH3 एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन मतलब होना चाहिए, राइट? उनका ये दिमाग चलता है, तो ऐसा गलत भी नहीं है, उनको अगर ऐसा लगता है तो ऐसा गलत भी नहीं है। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन का फैक्टर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? यहाँ पे मानती हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन हो रहा होगा, बट वो थोड़ा सा ना कमजोर फैक्टर पड़ जाता है। क्यों कमजोर फैक्टर पड़ जाता है, इसको हम समझते हैं डायग्राम की मदद से। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर का आप मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं अल्कीन्स में, ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के वीडियो में सीखा था। जो एक CH3 है वो अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर देगा तो CH2 होगा, हवा में वो हाइड्रोजन ऐसे ही लटका पड़ा हुआ है बिना बॉन्ड के, तभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। उसके बाद ये जो कार्बन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड हट जाएगा, और डबल बॉन्ड हट गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड एक्चुअली यहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है कार्बन का यहाँ पे, और उसके बाद क्या हो जाते हैं ये ये आपके दो हाइड्रोजन, और ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, तो तुम बोलोगे कि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख रहा हूं तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में 1 डिग्री का कार्ब अनायन क्रिएट हो रहा है, और अगर मैं थर्ड वाले स्ट्रक्चर का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करने को कहती हूँ तो क्या होगा, जो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन वैसे ही पड़ा रहेगा, ये चीज CH2, इधर कार्बन, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। समझ रहे हो?
तो अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि यहाँ पे क्या है, तो तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बन अनायन क्रिएट हो रहा है। और कल की क्लास में ही हमने ये चीज सीखी थी कि अगर आपके पास 1 डिग्री कार्बन आयन है और आपके पास 2 डिग्री कार्बन आयन है, तो रटो मत, आजू बाजू का माहौल देखो। इस कार्बन आयन को ये भी CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये लोग भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस कार्बन आयन को सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो बेसिकली कार्बन आयन ऑलरेडी रिच होता है, ठीक है। कार्ब अनायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो समय के साथ साथ और क्या होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप ये देखो कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में, मतलब ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में 2 डिग्री का कार्बन आयन है और उसको दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इसीलिए 1 डिग्री का कार्बन आयन स्टेबिलिटी के मामले में कमजोर पड़ जाता है, किसके कंपेयर में, 2 डिग्री के कार्बन आयन में। अब 1 डिग्री वाला कार्बन आयन कौन है, जेमिनल, और 2 डिग्री वाला कार्बन आयन कौन है, ये है आप लोगों का ट्रांस। तो देयरफॉर जेमिनल और ट्रांस में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या हो जाएगा, आपका जेमिनल ज्यादा स्टेबल है। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑर्डर वुड बी फॉर अल्कीन्स जेमिनल, और उसके बाद आ जाएगा ट्रांस, और उसके बाद आ जाएगा सिस। ये आपको याद रखना है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेने के बाद कोई इंसान गलती कर दे अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को बताने में, ये तो बाबा फिर महान प्राणियों में गिना जाएगा। हूँ गलती होती है इसी ऑर्डर पे, जेमिनल में, सिस में और ट्रांस में, इन्हीं में, ठीक है। जैसे कि एक बच्चों छाप वाला इजी सा एग्जांपल देती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास पहली अल्कीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरी अल्कीन। CH3 CH, यहाँ पे CH3 और उसके बाद CH, अरे यार जगह कम पड़ गई, इसको उठा के नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। चलो ऑर्डरली इसको अरेंज करो। तो सबसे पहले सिस्टम चूज करो, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। इस सिस्टम के बाजू में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वहां पे इसके अल्फा हाइड्रोजन गिनो, कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम से जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा है, ठीक है, उस सिस्टम का क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन गिनो, कितने हो गए, 2। ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम से जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा है, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 1। तो बेसिकली आप ये देखोगे कि जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू थर्ड स्ट्रक्चर। सो देयरफॉर आपका जो ऑर्डर फॉलो होगा दैट वुड बी ABC, ठीक है, याद रखना, दैट वुड बी ABC। ये इस तरीके से करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन गिनकर गलती कोई कर दे, मैं तो ये मान ही नहीं सकती। उसके लिए सही में एक बहुत ही क्या कहते हैं, ग्रैंड लेवल का टैलेंट होना चाहिए तुम्हारे अंदर, इतना ग्रैंड लेवल का कि अरे मैडम देखो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ना ये डिवाइस की बैटरी जा रही है। पिछली बार भी मैंने ऐसा रिस्क उठाया था कि जब इसकी बैटरी जा रही थी, मैं स्टिल वीडियो बना रही थी, तो ये अचानक से बंद हो गया, और जब वो अचानक से बंद हो गया तो जितना वीडियो बनाया था वो भी सेव नहीं हुआ था। तो एक काम करते हैं, 5 मिनट और बातचीत कर लेते हैं, और उसके बाद कोशिश करूंगी कि 5 मिनट में इस चीज़ को मैं कंप्लीट कर दूं, बट देखते हैं हो पाती है क्या। जैसे कि फिलहाल एक क्वेश्चन और देखो, मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है, इस टाइप का एक अल्कीन दिया है, क्योंकि अब बच्चे तो हो नहीं कि आपको कैसा है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आपको इस तरीके के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे किसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। देखो, अरे पहले वाले में तो मैंने अल्कीन ही ड्रॉ नहीं किया, रुको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसको अपना सिस्टम लूँ, ये मेरा सिस्टम है, मतलब दिस कार्बन इंक्लूडिंग दिस कार्बन इज माय सिस्टम। तो इस सिस्टम से के बाजू में जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वो लोग मेरे क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं क्या, ये कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली ये पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है। अगर ये कार्बन है तो इसके पास जरूर कितना हाइड्रोजन रहे होंगे, 3, समझ रहे हो। यहाँ पे भी इसके पास कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, 3, और यहाँ पे भी इसके पास कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, 3। क्या ये बात भेजे में जा रही है। तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गए, 9, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9। वैसे ही अगर मैं इसको अपना सिस्टम मान लूं, तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन मिल रहे हैं मुझे, अल्फा वाले 3। इस पॉइंट से मुझे कितने मिल रहे हैं, 2, क्योंकि ये वाले कार्बन तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका, तो 2 ही बनाएगा। तो 3 और 2 5। अब कई गधे लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं, उसको काउंट मत करना, जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है ना, उसको काउंट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानूं, तो ये तो बेचारा सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, वो भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2।
अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, इससे, और इसके पास कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एक। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, आपका ABCD। तो इस टाइप के तुमको क्वेश्चंस देखो मिल सकते हैं, जिसमें तुमको स्टेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, कि आप अरेंज करिए बराबर, कि कौन आपका ज़्यादा स्टेबल है, कौन आपका कम स्टेबल है। इसके अलावा स्टेबिलिटी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, आपके आंसर्स मतलब पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टेबिलिटी को हमने वैसे अपना कौन सा पॉइंट कहा था, इसको कहा था हमने अपना पॉइंट नंबर 1। स्टेबिलिटी के अलावा आपसे एक और दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि आपको कार्बोकैटायन दिए हैं, नॉट कार्बोकैटायन, आपको अल्कीन्स की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। क्या करनी है, आपको अल्कीन्स की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। इससे पहले क्या तुमने कभी भी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया है क्या? तो बिल्कुल इससे पहले हमने बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया है। हमने कब कंपेयर किया है बॉन्ड लेंथ को? जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में। वहां पे तुमको बताया था जैसे मॉलिक्यूल्स होते थे N2O2 F2 H2 हीलियम, तो आप पूछा जाता था कि इनको इनके असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के हिसाब से आप अरेंज करो। तो आप क्या करते थे, वहां पे उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। आप कहते थे कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, उसकी ट्रिक मैंने सिखाई थी। अगर भूल गए हो तो जाके एक बार फिर से देख लेना, अच्छा है, समय के साथ साथ चीजें रिकॉल होती जाएंगी। बट अल्कीन के लिए क्या वही सेम ट्रिक इस्तेमाल की जा सकती है? नहीं। वो चीज, वो ट्रिक हम कब अप्लाई करते थे, जब हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते थे, लाइक H2O2 N2, और कभी कभी ये ट्रिक इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाती थी, लाइक CO NO2 प्लस NO2 नेगेटिव, इनके लिए भी CO नेगेटिव, इनके लिए। बट अल्कीन जैसे लोगों के लिए MOT में सिखाई हुई ट्रिक कोई भी हेल्पफुल नहीं है। तो क्या मैं अल्कीन्स के डेटा रट्टा मारूंगी, कि डेटा रटूंगी कि हाँ इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा रूल है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपको अल्कीन्स की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो एक रूल चलता है। रूल पता है क्या चलता है, कि जो बॉन्ड लेंथ होती है उस बॉन्ड लेंथ का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता है किसके साथ, नंबर ऑफ आप लोगों के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कह लो। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उसके साथ वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट एक्सप्लेन करने से पहले एक क्वेश्चन करा देती हूँ शॉर्ट में। जैसे कि मान लेते हैं तुमको कहा गया CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे दे दिया CH3, फिर इसका कंपैरिजन करने को बोल रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। वो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये बॉन्ड लेंथ है A, यहाँ से यहाँ तक ये बॉन्ड लेंथ है B, और यहाँ से यहाँ तक ये बॉन्ड लेंथ है कितनी, C। आपको इस बॉन्ड लेंथ को अरेंज करना है। अब आप कैसे अरेंज करोगे? तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर, एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, एक मिनट। सबसे जरूरी चीज, आप इसको अरेंज कैसे करोगे? तो आप यहाँ पे ये चेक करो कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। इस पे तो बेचारे के पास अगर मैं इसको अपना सिस्टम मान लूं तो इसके आजू बाजू तो कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ही नहीं है, तो यहाँ तो 0 हो गए। और अगर मैं इसको अपना सिस्टम मान लूं तो इसके आजू बाजू कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ABC। बताओ क्या कुछ नया करना सीखना पड़ा क्या? नहीं। अल्फा हाइड्रोजन गिनने आने चाहिए और वो रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स के एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लॉजिक के साथ। बट पहले एक क्वेश्चन और लगाते हैं और उस एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस रूल को फिर से सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया टाउलिन का। टाउलिन क्या होता है? अ बेंजीन रिंग विद CH3। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं CH3 लगा दूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाउलिन कहते हैं। अब ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे याद होनी चाहिए। अब अगेन देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है डबल, यार रिंग नहीं बनानी थी मुझे, इसको हटाओ, ये गोलों को हटाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसका CH, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3।
अब देखो बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो मैंने ये सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड्स बना दिए। वो तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, अगर मैं इस डिस्टेंस को ए कहूँ, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक इस डिस्टेंस को मैं बी कहूँ, और इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक इस डिस्टेंस को मैं सी कहूँ। मैंने स्पेसिफिकली यही डिस्टेंस क्यों चूज किया? क्योंकि जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है उसके बाजू का डबल बॉन्ड देखेंगे ना, बाकियों का क्यों देखेंगे? तो अब मुझे बताओ कि ऊपर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ऊपर वाले केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले केस में 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ए बी सी ये हो जाएगा आपके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। समझ रहे हो कि कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं और अपना सिंपल रूल याद रखना है। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन पर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा, मतलब रीजन क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम एक काम करते हैं, कोई भी एक अल्कीन कंसिडर कर लो, कोई भी एक अल्कीन। तो मैं एक सिंपलेस्ट अल्कीन कंसिडर कर रही हूँ, CH3। ये मैंने उसके 3 हाइड्रोजन बनाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ क्या ये वाला हाइड्रोजन आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये दोनों के दोनों आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? जो डबल बॉन्ड से, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जब एक ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हाइड्रोजन उसका लेते हैं। ये हाइड्रोजन तो खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं। तो ये भी आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन कोई है तो ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग आप लोगों के क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है तो बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है? कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है, उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बताओ कहाँ जाते हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बताओ कहाँ जाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं, और उसके बाद जो पहले से डबल बॉन्ड होता है वो पहले का डबल बॉन्ड आगे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है। मतलब बेसिकली इस पूरी प्रोसेस का अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो डोंट यू थिंक इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या शिक्षा मिलती है कि पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था? डबल बॉन्ड हुआ करता था, और अब वही सेम जगह पर अब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। मतलब क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन फेनोमेना, हाइपर कॉन्जुगेशन के होने के बाद आप लोगों का जो डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड ने क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है। किस चीज को एक्वायर कर लिया है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लिया है। किसने? डबल बॉन्ड ने सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर लिया है। और एज वी नो कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। मतलब जब सिंगल बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सो इसीलिए जब जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के होने से जो पहले डबल बॉन्ड होता है वो आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन उसी पोजीशन का डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या फिर तुम इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस तरीके से, मतलब सेकंड नजरिया इस सवाल को देखने का कैसे है कि बेसिकली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कहाँ जा रहा है? इस पोजीशन पे जा रहा है, और बाद में ये पोजीशन ऐसे में कन्वर्ट हो गई। तो ये पोजीशन पहले कैसी थी? सिंगल बॉन्ड थी, और ये पोजीशन पहले कैसी है? डबल बॉन्ड है, मतलब अब डबल बॉन्ड हो गई है। तो आपको हमेशा फोकस रखना होगा कि आपको क्वेश्चन पोजीशन के अलोंग पूछा जा रहा है। अगर जैसे मान लेते हैं मैंने तुमसे ये पूछा इस क्वेश्चन में ABC को अरेंज करो, तो मैं तुमसे किस चीज को अरेंज करने को कह रही हूँ? डबल बॉन्ड को। तो जो पहले से डबल बॉन्ड है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। बट अगर मान लेते हैं मैंने तुम्हें उसको कंपेयर ना करवाते हुए मैंने तुमसे कहा होता इस पोजीशन को कंपेयर करो, X ये Y, अब बोलो क्या होता? अब क्या होता? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? मतलब कैसे कंपैरिजन करोगे? X और Y को कैसे कंपेयर करोगे? तो आप यहाँ पे X और Y को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। X एंड Y कैनॉट बी कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कैनॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है, कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ ईच अदर।
ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ ईच अदर। आप इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं तुमसे इस एक्स का या फिर इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊं और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस पर्टिकुलर चीज को मैं कह दूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आप लोगों का हो गया क्यू फॉर क्वीन, तो अब मुझको बताओ क्या मैं उस क्यू को और क्या मैं उस एक्स को कंपेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में कंपैरिजन हो रहा है ना, जो वो पोजीशन जहां डबल बॉन्ड बन रहा है, तो एक्स क्या होगा? ग्रेटर होगा क्यू से, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने से बॉन्ड लेंथ घट गई। बट अगर आपको इस चीज को कंपेयर करने को कहा जाए कि पहले से डबल बॉन्ड है 2-3 स्ट्रक्चर्स में और उन डबल बॉन्ड्स को आपको कंपेयर करना है हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो क्या होगा? आप ये देखना, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक तीसरा नियम मतलब इसके लिए अलग से कुछ पढ़ाने लायक चीज है नहीं है। बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होती है, हम सबको पता है कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाती है? कमजोर। यानी कि कल को तुम्हें क्वेश्चन जरूरी नहीं है बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज करने को दिया जाए, तुम्हें हो सकता है क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग अरेंज करने को दिया जाए? बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी अरेंज करने को दिया जाए। ठीक है, कि बताओ कि इन अल्कीन्स में से सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली अल्कीन कौन सी है? तो आप उसको तोड़कर तो देखोगे नहीं कि कौन सी अल्कीन सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप सिंपली वहां पे क्या करोगे? आप ये देखना कि वहां पे किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कमजोर होगी। या फिर तुमको ये भी पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग अल्कीन्स को क्या करो? उनके बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। ठीक है, क्या करो? उनको उनके बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो शैतानी दिमाग की खोपड़ियां हैं वो अपना दिमाग कैसे चलाएंगी कि अरे अल्कीन है तो अल्कीन में तो बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो सबका 2-2-2-2 ही होगा ना, वो ऐसे कराएंगी। तो बेसिकली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी सीखा है। कहाँ पे सीखा है? जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। ठीक है, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे तो बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड ऑर्डर का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो तुम्हें हो सकता है कोई भी चीज बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में पूछ ली जाए तो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में उसका जवाब देते आना चाहिए कि देखो ये ऐसा ऐसा होगा। तो ये इस एक्सटेंट तक आपको चीजें पूछी जा सकती हैं। अब एक चौथा पॉइंट भी है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में पूछा जा सकता है। दैट फोर्थ पॉइंट इज, आपको कल को क्वेश्चन में वो ये पूछेगा हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन के हिसाब से आप गिवन अल्कीन्स को क्या करो? अरेंज करो। अब द सबसे पहला डाउट कि हीट ऑफ कंबशन होता क्या है? तो देखो, जब तुम 10th में थे तो तुमको ये चीज जरूर सिखाई गई होगी पढ़ाने वाले के अकॉर्डिंग कि आपके पास दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि है तो दुनिया का हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जल जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करके देता है? CO2 प्रोड्यूस करके देता है, H2O प्रोड्यूस करके देता है। अब तुम में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हीट भी प्रोड्यूस करके देता है और लाइट लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करके देता है, और एब्सोल्युटली प्रोड्यूस करके देता है वो, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो जब ये हीट ऑफ कंबशन, जब आपने उसको जलाया, तो जब आप जला रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे होगे? एक सर्टेन अमाउंट की आप उसको ऑक्सीजन क्या कर रहे होगे? सप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, आप उसको क्या कर रहे होगे? सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन क्या कर रहे होगे? सप्लाई कर रहे होगे। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के तो आप लोगों का हाइड्रोकार्बन जलने वाला नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज का कंबशन कराना है तो कंबशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, बराबर। अच्छा, इस दौरान सर्टेन एनर्जी वो रिलीज करता है। सर्टेन एनर्जी वो क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये जो सर्टेन एनर्जी रिलीज होती है, बस इसी सर्टेन एनर्जी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में कि हीट ऑफ कंबशन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, तो क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसका मतलब इसका डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। ये फिलहाल के हिसाब से एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैंने तुम्हें दे दी। बट क्या हीट ऑफ कंबशन का और क्या स्टेबिलिटी का आपस में मतलब कोई लेना देना है क्या? बताओ, कोई लेना देना है? बिल्कुल है।
आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों के बहुत, मतलब हाइड्रोकार्बन्स मतलब फिलहाल अभी हमारे केस में हाइड्रोकार्बन कौन है, हमारी अल्कीन है, ठीक है, अभी फिलहाल हमारे केस में हम लोगों की हाइड्रोकार्बन कौन है, अल्कीन है। कंसीडर करो कि ये आप लोगों का एक रेफरेंस एनर्जी लेवल है, ये एक रेफरेंस एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये एक आप लोगों का रेफरेंस एनर्जी लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मान लेते हैं ये मेरे पास एक अल्कीन है, अल्कीन नंबर 1। अगर मैं तुमसे, अच्छा, और ये मान लेते हैं मेरे पास एक दूसरी अल्कीन है, ये मेरे पास है अल्कीन नंबर 2। ये जो एनर्जी है, ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ये एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूंगी कि आपकी अल्कीन नंबर 2 और अल्कीन नंबर 1 में किस अल्कीन की एनर्जी ज़्यादा है, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा किसके पास है, आप ग्राफ को देखकर कहोगे 2 के पास ज़्यादा है। अगर किसी अल्कीन के पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस है कि उस पर्टिकुलर अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबिलिटी भी बोलो कैसी हो जाती है, कम, क्योंकि केमिस्ट्री में तो सीधा सीधा नियम ही यही चलता है कि जितना स्टेबल आप लोगों का वो पर्टिकुलर अल्कीन होगा उसके अंदर में एनर्जी कंटेंट उतना ही क्या होगा, बोलो, कम होगा। तो जो अल्कीन नंबर 2 है वो हाईली अनस्टेबल है। जब उस आप अल्कीन को जलाओ, मतलब हाईली अनस्टेबल मतलब हाई एनर्जी कंटेंट, अगर हाई एनर्जी कंटेंट मतलब जब आप उसको जलाओगे तो जलाने के बाद बोलो क्या होगा, जब वो जलेगा तो जलने के बाद वो क्या होगा, अपने अंदर से ज्यादा एनर्जी देगा ना। जो हाईली अनस्टेबल अल्कीन है, अनस्टेबल अल्कीन आफ्टर कंबशन, अनस्टेबल अल्कीन जो होता है, अगर इसका कंबशन कराया जाए तो कंबशन कराने के बाद ये लार्ज अमाउंट की एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। क्यों ये लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि इसके पास लार्ज अमाउंट की एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसीलिए ये लार्ज अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करता है। और जो अल्कीन पहले से स्टेबल है, जो अल्कीन पहले से स्टेबल है, जब आप उसको जलाओगे तो उसके पास तो एनर्जी कंटेंट कम है कंपैरेटिव टू अदर, क्योंकि वो स्टेबल है, तो जलने के बाद वो क्या करता है, कम एनर्जी देगा। तो क्या मैं ये सिंपली कह सकती हूँ कि जितने आपको हीट ऑफ कंबशन आपकी बेसिकली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्स में प्रोपोर्शनल रहती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ आपके अल्कीन के। एक अल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इस हिसाब से अगर तुमको कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे कि ये एक क्वेश्चन आ गया, ये एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसके अलावा ये एक क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद मान लेते हैं एक ये आ गया, ये आपको ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी आपको अरेंज करने को बोले, तो सबसे पहले आप इसको इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 6, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 4 और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 6। तो सबसे स्टेबल कौन है, सबसे स्टेबल में तो अभी बहस छिड़ चुकी है क्योंकि 2 लोगों के पास सेम अल्फा हाइड्रोजन आ चुके हैं। चलो सबसे अनस्टेबल कौन है, मैं अगर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूं तो सबसे अनस्टेबल कौन है, सबसे अनस्टेबल ए होगा, ए से थोड़ा ज्यादा स्टेबल आपका सी होगा। बट अगेन युद्ध लग गया, क्यों युद्ध छिड़ गया, क्योंकि इन दोनों के पास सेम अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन सेम होते हैं तो आपको दिमाग क्या लगाना पड़ता है, क्या गिवन स्ट्रक्चर आपका कहीं जिमिनल सिस या ट्रांस तो नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेरा कैसा है, ट्रांस है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। और अगर मैं ये देखूं तो ये मेरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है। अगर मैं सिस और ट्रांस इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं, अगर मैं सिस और ट्रांस इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अच्छा, उसके अलावा एक और बच गया है, 2 मिनट, हाँ ये 4 नहीं, इसके पास भी तो 6 होंगे, सॉरी, बट ये कौन है, आपका जिमिनल है। तो जिमिनल के अकॉर्डिंग मैं अरेंज करूँ तो सबसे स्टेबल होता है आप लोगों का कौन, जिमिनल। 2 मिनट, मैंने सब गड़बड़ कर दी, ठीक है। सबसे स्टेबल कौन होगा, जिमिनल, और उसके बाद उससे कम स्टेबल कौन होगा, ट्रांस, और उससे कम स्टेबल कौन होगा आप लोगों का क्या कहते हैं, सिस। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब अगर कोई तुमसे हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर पूछ ले तो कोई भी स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसके अंदर हीट ऑफ कंबशन उतना ही कम होगा।
तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, ये वाला ऑर्डर हीट ऑफ कंबशन का चलेगा। खत्म, ये सिंपल सा था। तो हीट ऑफ कंबशन के लिए आपको सिर्फ एक ही लॉजिक याद रखना है, वो ये कि जितने ज़्यादा उसके पास क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, मतलब जितनी ज़्यादा उसके पास स्टेबिलिटी होगी वो उसका हीट ऑफ कंबशन उतना ही कम होगा। जैसे अभी तुम लोग आगे एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ने के हो, ठीक है, जब तुम एंगल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ोगे तो तुम वहाँ पे सीखोगे कि जो आप लोगों की 3 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग जो होगी वो आप लोगों की कैसी होती है, बहुत ही अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू 4 मेंबर्ड। एज 4 से ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड, और 5 से ज़्यादा स्टेबल होती है आपकी 6 मेंबर्ड। ये हमको ऑर्डर याद करना है। तो अभी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाते हैं। एक सवाल मैंने मान लेते हैं अल्कीन का नहीं लिया, मैंने नॉर्मल ये सवाल ले लिया। लो ये नॉर्मल सवाल, पेंटेन, ये बना लिया साइक्लोहेक्सेन, ये बना लिया साइक्लोप्रोपेन, और ये बना लिया आप लोगों का साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें तुमको पूछा जा रहा है किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब हीट ऑफ कंबशन, सॉरी। तो याद रखना हीट ऑफ कंबशन उसका सबसे ज्यादा रहेगा जो हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अभी यहाँ पे सबसे स्टेबल रिंग कौन सी है, तो ये आप लोगों की मोस्ट स्टेबल रिंग है, ठीक है। 6 मेंबर्ड आपकी मोस्ट स्टेबल होती है, और ये जो 3 मेंबर्ड है आपकी सबसे क्या होती है, लीस्ट स्टेबल होती है। अगर तुम्हें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, ठीक है, ये वाला, तो तुम क्या हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये ब्यूटी होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, दिखने में छोटा है बट तुम्हें कितना सारा डेटा देकर जा रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटीज के अलावा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बराबर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखाना भूल गई हूं कि अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया है यहाँ पे, फोकस करना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैं ये नहीं बोल रही हूं एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी हम लोग एक्सटर्नली सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी भी हमें क्या लगेगी, कम। वो कहानी तो सुनी होगी बचपन में, एक किसान, उसके 2 बेटे, राइट, वो दोनों झगड़ते रहते थे और बाद में वो उनको फिर एक लकड़ी का गठरा देता था, और जिससे कहानी का कंक्लूजन ये निकल के आता था, यूनिटी स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी उतनी ही क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से पता लगेगी। एक और एप्लीकेशन जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद इसी क्या कहते हैं, हाइट, क्या नाम है इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो टॉपिक है, इसका एक वीडियो हम लोग और क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी इसका धीरे 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 पावर कम होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये मेरे इस टॉपिक को खत्म करने से पहले उड़ ना जाए, नहीं तो अभी तक जितना बनाया है सब वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि ये प्रोसेस जो है हाइड्रोजनेशन, ये है क्या। इस टॉपिक को आपने क्लास 10th में पढ़ा है। कब पढ़ा है आपने, एक रिएक्शन पढ़ी होगी कार्बन कंपाउंड्स में, एडिशन रिएक्शन। उस एडिशन रिएक्शन में हम लोगों के पास क्या होता है, एक अल्कीन होता है, उस अल्कीन में हम हाइड्रोजन डालते हैं, कुछ कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं जैसे कि निकेल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, ठीक है, स्कूल बुक्स में रैनी निकल लिखा रहता है। अल्कीन कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, जिसको तुम लोगों ने वनस्पति घी, डालडा फॉर्मेशन वाली रिएक्शन याद आ रही है, एग्जैक्टली, ये होती है हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों के पास क्या होता है, एक अल्कीन होता है। उस अल्कीन में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म हम आगे सीखेंगे, परंतु जब हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन है, उन कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है जाकर, यानी कि ये सिचुएशन हो जाती है RCH2, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और CH2 का हो जाता है CH3। और ये इस पूरी प्रोसेस में क्या होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगेन इस प्रोसेस में, जैसे ऊपर जब हम उसको कंबशन करते थे तो कंबशन में एनर्जी रिलीज होती थी, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है।
और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, बस इसी एनर्जी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। कि जब भी आप किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्लैटिनम कैटलिस्ट वगैरह वगैरह वाले के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन गैस उसमें ऐड करोगे तो जो सर्टेन अमाउंट की एनर्जी वो रिलीज आपको करके देगा, दैट इज आप लोगों का नोन एज व्हाट, आप लोगों का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और इस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से रिलेटेड रूल क्या है, इसका भी वही एग्जैक्टली सेम रूल है क्या जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जितनी आपकी अल्कीन जितनी अनस्टेबल होगी आप लोगों की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी ही ज्यादा होगी। सेम वही लॉजिक, सेम, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एक एनर्जी कहां से रिलीज होगी, भगवान तो देंगे नहीं उस एनर्जी को, जो उसके अंदर स्टोर्ड होगी वही एनर्जी बाहर रिलीज होगी। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है मतलब वो सिस्टम अनस्टेबल है, राइट। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे जो ऊपर मैंने हीट ऑफ कंबशन के लिए दिया वही सेम लॉजिक, कोई अंतर नहीं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए भी वही सेम रूल, हीट ऑफ कंबशन के लिए भी वही सेम रूल। और दोनों की दोनों ही प्रोसेसेस कैसी हैं, एक्सोथर्मिक है, और दोनों ही प्रोसेसेस का डेल्टा एच बोलो कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। कल को कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे देगा। ये मान लेते हैं मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, इसमें मैं पूछ रही हूं इन दोनों को अरेंज करो या फिर बताओ कि किस प्रोसेस में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है, ज्यादा है। अब अगर ये सवाल मेंस में देना होगा तो ये ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा थाली में परोस कर के एक इंसान तुरंत दिमाग लगाए और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दे। इसमें पता है वो क्या करेगा, इसमें लिखेगा प्लस H2, यहाँ पे लिखेगा कि एक प्रोडक्ट बन रहा है प्लस डेल्टा H1, यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा प्लस H2, यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है प्लस डेल्टा H2, और पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2, और ये आपके पास दिए जाएंगे सर्टेन ऑप्शंस। तो आपको समझना है कि पहले तो ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन उसमें ये भी होगा कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, वो भी बहुत सारा फेमस, या फिर नन ऑफ दिस, इस टाइप का। तो आप पहले तो आपको समझना होगा कि ये प्रोसेस क्या है। तो दिख रहा है कि डबल बॉन्ड को हटा रहा है और डबल बॉन्ड को हटाकर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है अल्केन में। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो डेल्टा H1 और जो डेल्टा H2 निकाला जा रहा है, ये डेल्टा H1 और डेल्टा H2 आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कंपेयर करने को बोला गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है अल्कीन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अल्कीन खुद तुम्हें हेलो करके तो चीख कर तो बताएगी नहीं कि हेलो हेलो देखो मैं स्टेबल हूं, देखो मैं अनस्टेबल हूं। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स की मदद से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको अपना सिस्टम मान लूं तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से 2, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। और अगर मैं इसको अपना सिस्टम मान लूं तो यहाँ पे कितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 इसके पास, 2 इसके पास, टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है 4। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे अल्कीन उतनी स्टेबल होगी। तो कौन सी वाली अल्कीन स्टेबल है, पहली वाली। लेकिन जब अल्कीन स्टेबल होती है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर हीट ऑफ कंबशन उतना ही क्या होता है, कम। इसीलिए ये ऑर्डर रहेगा HOH का, और करेक्ट रिलेशनशिप ये रहेगा कि डेल्टा H1 लेस होता है एज कंपेयर टू व्हाट, आप लोगों का डेल्टा H2, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटी तौर पे आप लोगों के हाइपर कॉन्जुगेशंस के कुछ एप्लीकेशंस थे। मेरे को 10-15 मिनट का मेरे को काम और है जिससे मुझे तुम्हें और चीजें सिखानी है कि यही सेम चीज को हाइपर कॉन्जुगेशन का घुमा फिरा के और तरीकों से भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पूछने का तरीका ऐसा ही रहेगा, ठीक है, कि इस तरीके से आप मतलब पूछ लो कर पेपर में आ जाए, राइट। अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोगों के होमवर्क के लिए, देखते हैं वो जो मेरे को पढ़ाना है उसको मैं पढ़ा देती हूँ शॉर्ट में। बाद में हम लोगों को तो वैसे भी वो चीज़ पढ़नी ही है आगे जाकर, कब, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे। बट अभी बता दिया जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि जब तुम वापस से पढ़ो तब तुमको ये लगना चाहिए कि अरे मैं तो रिपीट चीज़ें पढ़ रहा हूँ। कुछ मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिए जा रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स को ऑब्वियस है कि तुमको उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम तभी अरेंज कर पाओगे जब आप इनको क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। जब आप इनको ड्रॉ कर लो तो आप ध्यान देना ये सभी के सभी कौन है, अल्कीन्स हैं। अगर ये सभी के सभी अल्कीन्स हैं तो अल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है,
वो एक फैक्टर आप लोगों का क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्कीन की स्टेबिलिटी मतलब अल्फा हाइड्रोजन, इसको अपने दिमाग में कहीं छाप लो। अल्कीन की स्टेबिलिटी मतलब कौन सा वाला रूल, आपका अल्फा हाइड्रोजन वाला रूल। अल्कीन की स्टेबिलिटी मतलब कौन सा वाला रूल, अल्फा हाइड्रोजन वाला रूल। ठीक है, इसका मैं आंसर तुम्हें बता देती हूँ। इसका आंसर होगा एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। चेक करना क्या तुम्हारा ये आंसर आ रहा है क्या। वैसे तो आ ही जाएगा बट स्टिल। ठीक है, इसके अलावा इसी सेम क्वेश्चन को तुम अरेंज करोगे किसके बेसिस पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पर। ठीक है, अच्छा अब रिएक्टिविटी को लेकर मैंने कमेंट नहीं किया जो कि मुझे ऊपर कर देना चाहिए था। ये देखो कहाँ लिखवाया था मैंने, अगर एक अल्कीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है तो स्टेबल अल्कीन आप लोगों की उतनी ही कम रिएक्टिव होती है। बस ये याद रखना। कहाँ है वो रूल्स, कहाँ गए वो रूल्स जहाँ पे लिखवा के दिए थे। ये देखो यहाँ पे आपका एक रूल और डाल लो, जितनी ज़्यादा आपकी अल्कीन स्टेबल होगी उस अल्कीन की रिएक्टिविटी उतनी ही बोलो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, ये तो अगर रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करने को कहा गया है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स। ऊपर वाला जो भी आपने आंसर निकाला ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के लिए कोई रूल नहीं होता है, सिंपल क्या करना रहता है आप लोगों को वहां पर एकदम प्यारा सा काम कि जो भी ऑर्डर दिया उसको उठा के क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, अच्छा वैसे तो अभी यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशंस की एप्लीकेशंस खत्म हो जाती है बट थोड़ा सा हम इसको और पढ़ लेते हैं। जैसे कि पेपर में सवाल कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन का डायरेक्ट नहीं आता, खुशकिस्मती होगी अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो, अदरवाइज वो जिस तरीके से पूछता है आपको अपना दिमाग उस तरीके से फ्रेम आपको करना है। जैसे कि पूछने का तरीका क्या होता है, आपको एक अल्कोहल दिया जाता है। ठीक है, आपको एक अल्कोहल दिया जाता है, अल्कोहल में डाला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसकी मैं अभी पूरी मैकेनिज्म नहीं सिखा रही हूं। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्पेलिंग ठीक कर लेना। अब ये जब आप अल्कोहल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और अल्कीन बनती है। ठीक है, वाटर एलिमिनेट होता है और वहां पे क्या बनती है, अल्कीन बनती है। यूजुअली जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल्स में। मैकेनिज्म कैसी रहेगी ये अभी हम लोगों का टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि अलग से जब जीओसी पार्ट 2 स्टार्ट होगी तो मुझे ये सारी चीजों की आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बतानी ही है। इस पूरे पार्ट में बस इकलौती तुमको बात जो याद रखनी है अपने छोटे से ब्रेन में वो ये कि जब जब तुम अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करते हो उस प्रोसेस के दौरान, उस पूरी रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान, पूरी स्टेप्स के दौरान, इस पूरी प्रोसेस में रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डलने के बाद भक्क से या फटाफट आप लोगों के अल्कीन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं कि अल्कोहल पहले इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर वो वाला स्टेप फिर अल्कीन में कन्वर्ट हुई। राइट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की एक स्टेज होती है जब रिएक्टेंट थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा मतलब रिएक्टेंट जैसा दिखता है, वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट इस पर्टिकुलर स्टेप में जो बनता है दैट इज कार्बोकैटायन। ओ माय गॉड, दुनिया की या हमारे सिलेबस की सारी रिएक्शंस जहां जहां पे कार्बोकैटायन बनता है वो रिएक्शंस अति इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर किसी रिएक्शन में कार्बन आयन भी बन सकता है बट हमारे सिलेबस में कार्ब अनायन बनने वाली रिएक्शंस बहुत ही कम है, बल्कि मान के चलो नहीं ही है। ठीक है, हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 चीजें होती हैं कि कार्बोकैटायन बन रहा है कि फ्री रेडिकल बन रहा है, बस। तो अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन गया जो कि इस रिएक्शन में बनता है, बहुत ही फेमस है, इन सारी रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी होती है कि रिएक्शन किस रेट से आगे जाएगी, ठीक है, रिएक्शन किस रेट से आगे जाएगी, तो याद रखना कार्बोकैटायन बन रहा है तो जितना स्टेबल तुम्हारा कार्बोकैटायन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आप लोगों के रिएक्टिविटी के। अब तुम्हें लगेगा अभी अभी आपने ऊपर बताया कि स्टेबिलिटी का और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, दैट इज फॉर अल्कीन्स।
मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन की बात कर रही हूँ। क्यों, ये मैकेनिज्म के वक्त समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है। बट जितना ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, आपकी आपका वो उसकी टेंडेंसी प्रोडक्ट में बनने की उतनी ही ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट, टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट, वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ रहे हो, ये उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को पूछते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल देकर मैं इस चीज़ को ख़त्म करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ये आप लोगों को एक अल्कोहल दिया है। इस अल्कोहल में आपसे पूछा जाता है कि बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और बोल रहे हैं कि आपको एक ए मिलेगा और एक आपको बी मिलेगा। अब जो ए और बी मिलता है उसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। मैं यहाँ पे तुमको लिख कर दे देती हूँ कि यहाँ पे जो ए बन रहा है वो आप लोगों का कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पे जो बी बन रहा है वो कुछ आप लोगों का इस प्रकार का है। ठीक है, अब तुमको ये बताना है कि हु इज मेजर प्रोडक्ट, कौन इसमें से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर का मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट वही बनता है, ठीक है, जिसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मेजर प्रोडक्ट उसी का बनता है जिसके रिएक्शन इंटरमीडिएट की, अब फिलहाल इस क्वेश्चन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कार्बोकैटायन लिखा, जिसके रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा किसके रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो क्या करो, आपको जो भी, अब कैसा किस्मत अच्छी है कि इस बार प्रोडक्ट बनकर दिया हुआ है, कई बार प्रोडक्ट बनकर नहीं भी दिया होता है, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगी। अब आपको पता लगाना है इसमें से मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। रिएक्शन इंटरमीडिएट बना के देखो कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो भी डायरेक्ट अल्कीन बन के दी हुई है, तो आप क्या करो, शांति से अल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है वो गिनो। तो जब आप गिनते हो तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 9 है, और यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मात्र 1 है। तो कौन से, मतलब कहाँ पे आपको ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, ए में। और जहाँ पे अगर आपको ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है यानी कि आपकी मोस्ट स्टेबल अल्कीन है, और हर रिएक्टेंट ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल वाला ही होना चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन रहेगा, आपका ए। तो जब हम लोग अल्कोहल्स में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद अल्कीन्स बनती है। कई बार आपको ये पूछा जा सकता है अल्कीन का स्ट्रक्चर देकर कि आप बताइए इनमें से स्टेबल अल्कीन कौन सी है, या फिर मेजर प्रोडक्ट कौन है। तो बेसिकली मेजर प्रोडक्ट का मतलब वो यही पूछना चाह रहा है कि कौन सी अल्कीन आप लोगों की क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है प्रोडक्ट बनाकर ना दे, प्रोडक्ट बनाने वाला जो काम है वो तुम लोगों के हाथों में छोड़ दिया जाए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, CH2OH, यहाँ पे आ गया आपका CH2, यहाँ पे आ गया C, इससे जुड़ा है Me, इससे जुड़ा है Me, और ये हो गया CH। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें तुमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, बताओ अल्कीन कौन सी और क्या बनेगी। तो अगर अल्कीन बनाने की जिम्मेदारी तुम पर हो तो क्या करना, जहां पर तुमको OH दिख रहा है वहां से सबसे पहले तो OH हटा दो, क्योंकि OH जाएगा। मैं अभी मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ, मैकेनिज्म हम लोग आगे सीखेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। जहां भी OH दिख रहा है उस OH को हटाओ और वहां पे प्लस साइन क्रिएट कर दो। क्या दिख रहा है, ये प्लस साइन बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, अब ये आपने जब प्लस साइन क्रिएट कर दिया तो तुमको आगे मैं सिखाऊंगी कि इस प्लस साइन की डिग्री चेक करो। तुम बोलोगे मैडम 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या करो, जैसा कार्बोकैटायन है बस वैसी कंडीशन में उसके बाजू में जो कार्बन है, उसके बाजू में जो कार्बन है और वो जो कार्बोकैटायन है उसके बाजू वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन आप कम कर दो, ठीक है, CH बना दो और उनके बीच में क्रिएट कर दो डबल बॉन्ड। मतलब बेसिकली यहाँ से पॉजिटिव रिमूव किया जा रहा है और उसके बाजू वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है और एक डबल बॉन्ड बना दिया जा रहा है। एक ऑप्शन ये होता है, और एक ऑप्शन और होता है कि हम लोग इस कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट करते हैं। फिलहाल अभी वो तुमको चीज़ सिखाई नहीं है क्योंकि अभी वो आगे का पार्ट है।
कि बाजू में अगर इस कार्बोकैटायन को मैं शिफ्ट कर दूं, शिफ्टिंग कैसे होती है अभी मैं नहीं सिखा रही हूं, पूरा कंफ्यूजन का गोला नहीं तो फेंका जाएगा तुम्हारे सर के ऊपर, ठीक है। इस क्लास को मैं अभी यहीं रोक रही हूं। कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग की जाती है। अभी मैंने क्या बताया, एक कंडीशन क्या होती है, जैसा कार्बोकैटायन बना है वैसे ही कार्बोकैटायन के बाजू से जो कार्बन जुड़ा है उस बाजू से कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा लो और वहां पे पॉजिटिव भी हटा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करो। ये होता है स्टेट बोर्ड का सिलेबस या फिर एनसीईआरटी का सिलेबस, कि वो क्या करवाता है, प्लस हटाता है, बाजू का एच हटाता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगवा देता है। लेकिन यही चीज अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, नीट या मेडिकल में, सॉरी मेंस में, तो आपको उस कार्बोकैटायन की पहले डिग्री चेक करनी होती है और आपको ये देखना पड़ता है क्या आपके पास उस कार्बोकैटायन को शिफ्ट करके कोई बेटर जगह आप पहुंचा सकते हो क्या। यानी कि कार्बोकैटायन की सबसे बेस्ट डिग्री कौन सी होती है, 3 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन आर बेस्ट अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हैं तो। और साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन की चेन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देने वाले ही ग्रुप हैं, तो ऐसे में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है। तो हम ऐसा सोचते हैं क्या कोई ऑप्शन है या क्या कोई तरीका है जिसके थ्रू मैं इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन को शिफ्ट करा सकूं। तो फिर हम लोग उस 1 डिग्री को शिफ्ट करा के 2 डिग्री पे ले जाने की कोशिश करते हैं। 2 पे पहुंच जाता है तो हम 3 पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 3 पे पहुंचा लेते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि क्या रिंग एक्सपैंड हो रही है कि नहीं हो रही है। और इतनी सारी स्टेजेस जब हम कर लेते हैं तो फाइनली हमको जो एक फाइनल कार्बोकैटायन मिलता है जो ये कहता है कि अब मुझे तू आगे शिफ्ट नहीं कर सकता, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं। तो ये वाली चीज अभी मैं नहीं सिखाऊंगी, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे उस दौरान ये चीज सिखाई जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी तुम्हें कुछ ही बातें याद रखनी है, जैसे कि पहला, एक अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, मतलब वो ऑर्डर ऑलरेडी में लिखवा चुकी हूँ, वो पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बैटरी कम है, मुझे इस चीज को भी तुरंत रोकना पड़ेगा, राइट। तो बस ये वाले पॉइंट्स तुम याद रखो। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन निकालने में गड़बड़ मत करना। कल की क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के, और साथ ही साथ में हम लोग आपका जो ये फेनोमेना होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसे पढ़ेंगे। फिर इन दोनों फेनोमेना को और साथ ही साथ में ये भी पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएजेंट्स। ये 3 टॉपिक हमें कल कर पढ़ने हैं। फिर चौथी दिन की मतलब जो नेक्स्ट डे की क्लास होगी उसमें हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे रेजोनेंस के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के। फिर जाके हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पार्ट 3 स्टार्ट होगा जीओसी का, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। क्योंकि अभी तक आपने सब पढ़ लिया बट एरोमेटिक नहीं पढ़ा, तो एरोमेटिक कोई बाद में, फिलहाल के लिए इसको भी रोकते हैं, ठीक है।